चले दोस्तों बताइए क्या गुल खिलाएं गुलशन गुलशन घर पे जाके बोल लो, पिट के बोलोगे क्या चीज कर लिए? क्या क्या आंसर आ रहा है? मैच कर ले, बताओ। तो चलो मैच कर लेते हैं भाई। यानी जीएवी, ये फॉर्मेट याद आ गया ना भाई? फॉर्मेट में दो चीज़ों की कैलकुलेशन है, एक जीएवी की और एक इंटरेस्ट की, बस खेल खत्म। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, जो हमने पहला केस पढ़ा था, पहले केस में क्या क्या तुम्हारा आंसर आया बढ़िया तरीके से? पहला बोलो भाई। 18 बोलो। 18 आगे। छत्तीस। मजेदार सवाल तो पहले वाला ही था, बाकी बोल दो चलो। 48, फिर 48, 54 और आखिरी पहले वाला, दूसरे वाला। अब बताओ, मतलब ये तो चलो ठीक है 36, फिर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर 24, 24 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर 24, लोअर 36, 24 हायर 36। इसका क्या किया इसका? तो फिर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर क्या होगा? नील, नील और 18 विच एवर इज हायर 18। ठीक है भाई, ये तो क्या होगा, है ना? बिल्कुल गलत जवाब। बताओ क्यों गलत जवाब भाई? ये बताओ, ये स्टैंडर्ड रेंट है ना, तुम्हारे जैसे बच्चे नालायक हो ना तो चप्पल ही चप्पल बजे। स्टैंडर्ड रेंट खुद कह रहा है वो नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मतलब मुझे, हम स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, यानी यहां पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया या नहीं अवेलेबल है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो क्या वो जीरो है? बताओ। चुड़ैल भूत प्रेत आत्मा देखी है तो नहीं होती है? अभी ले जाऊंगा ना बंगाल तो अपना समझ में आ जाएगी। मोंजुली का जब मिल होती है, मैं मना कर रही थी, होती हो आप, होती हो। ठीक है, अपने आप हाँ कर दोगे। है कि नहीं बात, है ना भाई? जो लोग मान रहे हैं वो इसलिए तो मान रहे हैं ना, उन्हें लगता होगा भाई होता है, और जो लोग नहीं मान रहे वो इसलिए नहीं मान रहे, कभी उनके साथ ऐसा हुआ नहीं है। किसी के साथ हुआ ऐसा? हुआ ना हो, देखा हो इधर उधर कभी आस पड़ोस हुआ है? देखा ही नहीं देखा है? बताओ, गुज जाता है नहीं? हाँ तो चलो मंदिर वगैरह तो कुछ होता होगा ना, तभी तो है। अब इसका मतलब ये कि अगर तुम नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं है कि नील हो गया, है ही नहीं, है ना? राइट। साइंटिफिक वे में कहते तो भाई, साइंटिस्ट लोग ये कहते थे कि भाई देखो, भूत प्रेत नाम नहीं लेते हम, ऐसे ले लेते हैं एनर्जी, पॉजिटिव भाई, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। तो वो लोग भी मानते हैं, बस शब्दों का खेल लगा है बस, है ना? पॉजिटिव एनर्जी और भाई भगवान क्या है? भगवान भगवान में मानते हैं हम, आस्था रखते हैं, वो क्या है? उनको कौन सा हमने उनको तो देखा फिर भी मान रहे। तो पॉजिटिव एनर्जी वो घर वाले मनवाते क्यों? पॉजिटिविटी के लिए, है ना? ऊपर वाले पे विश्वास रख, बहन पास हो जाएगी, चिंता मत कर। पॉजिटिविटी के लिए, कोई ये नहीं कहता चुड़ैल पे विश्वास रख पास हो जाएगी। समझे ना? तो ऊपर वाला कहता भगवान पे विश्वास रख पॉजिटिविटी के लिए, है ना? अब कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, कांजीलाल मेहता जी की तरह, कांजीलाल की तरह, मैं नहीं मानता भगवान में। तो ये तुम नहीं मानते तो इसका मतलब थोड़ी कि है नहीं। ठीक है, तो किसी का नॉट एप्लीकेबल कभी भी नील नहीं होता, राइट? इसलिए ताई ने बोला अगर कोई चीज चाहे स्टैंडर्ड हो, फेयर रेंटल वैल्यू हो, म्युनिसिपल वैल्यू हो, अगर ये नॉट एप्लीकेबल है तो इसका मतलब ये नील, तो इसको जीरो मान के नहीं लिख सकते। तो हमने कहा ताई फिर क्या माने? तो ताई ने बोला सबसे बेस्ट है अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो उसके पैरेलल में जो चीज चल रही है तुम उसके बराबरों से मान लो लगभग।
तो फिर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर 24, 24 और नॉट एप्लीकेबल विच एवर इज लोअर 24 ही मानो, और 24 18 विच एवर इज हायर, तो पहले वाले का आंसर है 24। ऐसी इसका क्या आंसर आएगा? फेयर रेंटल वैल्यू विच म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर 50, 50 और नॉट एप्लीकेबल विच एवर इज लोअर 50, 50 और 54 विच एवर इज हायर। ये तो क्या मैं तुम्हारा सही हो गया। हाँ समझ में आई ना बात? तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। ठीक है, अब बिल्कुल केस नंबर 1 की तरह ही केस नंबर 3, यानी केस नंबर 1 का मतलब सेक्शन 23(1)(a), 23(1)(b), सेक्शन 23(1)(a) और 23(1)(b। अब देखो अगले केस की तरफ चलते हैं। अगला केस कहता है कि भाई एक मकान है, एक मकान, एक घर है भाई सपने का, या फिर तुमने गाना गाया एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, है ना। अब वो जो एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, जरूरी थोड़ी है कि वो घर 12 महीने लेट आउट हो, जो तो नहीं ना वो घर 12 महीने लेट आउट हो। ठीक है, तो पता लगा उस मकान में कुछ महीने तो तुम खुद रहे, कुछ महीने तो, हाँ उस मकान में कुछ महीने तो तुम खुद रहे। ठीक है, और कुछ महीने रहने के बाद तुमने उसे कुछ महीने कर दिया लेट आउट। जैसे सर मान लो तुमने उसमें 8 महीने उसे लेट आउट किया, 4 महीने ने उसे खुद रहे, है ना, राइट। तो इसको मैं प्यार से बोलता हूं सोलो। क्या बोलता हूं मैं? सोलो। क्या बोलोगे? सोलो। अब बताओ, अब तब तुम घर जाते हो तो कितने घंटे सोते हो घर जाके? मम्मी कहते हैं सोलो भाई सोलो। सुबह 8 बजे से क्लास चलती है तुम्हारी, 9 बजे से 9:30 से 8:30 से। ठीक है, तो मतलब एवरेज मान ले 9 बजे से, तो 9 बजे के बाद तुम मान लो 4 बजे घर पहुंचे, उसके बाद है ना चलो थोड़ा रेस्ट लो, सो लो। तो कितने घंटे सोते हो कम से कम? तू नहीं सोती, पागल हो गए? कितने घंटे सोता भाई? 3 घंटे। हाँ, तो ताई ने बोला भाई जब बच्चे घर जाते हैं तो कितने घंटे सोएंगे? 2-3 घंटे तो सोएंगे। तो ताई ने बोला भैया इसलिए घर जाओ और कितने घंटे? 3 घंटे सो लो। तो घर जाओ और 3 घंटे सो लो, और 23 जीएवी का कॉमन सेक्शन है 23(3). बोलो घर जाओ और कितने घंटे सो लो, ये तो बता दो। घर जाओ और 3 घंटे सो लो। तो भाई 16 का सेक्शन हो गए। अब इसका मतलब क्वेश्चन में मुझे पहचानना पड़ेगा कि अब ये केस 1 नहीं है, केस 3 है। केस 3 का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? 16। केस 1 क्या था? 12 महीने लेट आउट। केस 3 क्या हो गया? 16। अब सर इसकी कैलकुलेशन कैसे करें भाई मेरे? इसकी कैलकुलेशन कैसे करें भाई? इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल, कैलकुलेशन सेम केस 1 की तरह। फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, लोअर और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। ये हायर ही मेरी क्या बनेगी? जीएवी। मेन फॉर्मेट में जाके जीएवी के आगे क्या लिख दूंगा? ये वैल्यू लिख दूंगा। फिर हमने कहा फिर ताई फर्क क्या हुआ? तुमने केस 1 और केस 3 में फर्क क्या किया? फिर तुम एक ही सेक्शन में दोनों बात दे देंगे ना कि 16 भी और 12 महीने भी। ताई ने कहा भाई नालायक ये बता, जब तू एक्चुअल रेंट लेगा तो यहाँ कितने महीने का लेगा? 8 महीने का ही तो लेगा। तो ताई कह रही जब तू एक्चुअल रेंट नालायक 8 महीने का लेगा तो इससे केस अलग नहीं होगा। और 12 महीने में एक्चुअल रेंट कितने महीने का लेता है? 12 महीने का। फिर सिर्फ इतना ही फर्क है। अच्छा मैंने कहा ताई ये तो बता दो, ये जो 3 वैल्यू है जिसे हम विच एवरेज लोअर करके एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, ये एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का लेना है? 8 महीने का, 4 महीने का, 12 महीने का? लेट आउट तो 8 महीने किया है। गलत जवाब, और भयंकर गलत जवाब, नालायक 12 महीने का। क्योंकि ताई कह रही तू ये बात बताओ, ताई अपना नुकसान क्यों करेगी? तुमने मकान 1 महीने किराए पे दिया, तो ताई कह रही फेयर रेंटल वैल्यू 1 महीने क्यों निकालूंगी? फेयर रेंटल वैल्यू तो मैं पूरे साल का देखूंगी ना, मार्केट में कितना चल रहा है वो तेरी गलती, तूने 1 महीने उसका दिया है। मेरी बात? तो ताई ने कहा पहली 3 वैल्यू तो 12 महीने की लूंगी भाई, और आखिरी का एक्चुअल रेंट तेरे ऊपर जाती नहीं करेगी। एक्चुअल रेंट 12 महीने का ले लूं जबरदस्ती, जबकि तुझे मिला कितने महीने का है? 8 महीने का। बस मिला तेरे को 8 महीने का है। इससे तो ताई ने क्या गेम खेल लिया? हाँ तो हायर यही तो आएगा बाबू, यही तो हायर आएगा।
बस तो फिर यही तो है। ताई नहीं तो बोला ऐसी बात नहीं बोलते। ऐसी बात क्यों कर रहे हो भाई? क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए बात। ताई ने हमें मैसेज भेजा क्लास से बाहर मत करना, ऐसी बात है। फायदा ही क्या हुआ, तब तो हायर ही आना है। तो ताई ये कह रही भाई इसलिए तो इसलिए ऐसी बात है गेट के बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना। अब देखो ये बताओ, अब क्वेश्चन नंबर 88 बता दो बस। सिंपल है ये तो, सिंपल। फिर रेंटल वैल्यू कितना? 9600। म्युनिसिपल वैल्यू 10,800। विच एवर इज हायर। स्टैंडर्ड दे रखा है, दे रखा, नॉट एप्लीकेबल, तो 10,800। अब होश में बताना एक्चुअल रेंट कितना है, कितने महीने का लूंगा? तो भाई 4 महीने का, तो कितने महीने का लूंगा? 4,000। विच एवर इज हायर 4,800, समझ गए ना? 10,800। खेल खत्म कर दिया ताई ने। अब देखो ताई कितनी खतरनाक है। किराया मिल रहा है 4,000, टैक्स लगाएगी 10,800 पर। लेकिन ताई कह रही ऐसी बात गेट के बाहर नहीं जानी है, ऐसी बात गेट के बाहर नहीं जानी है। ताई का पेट नहीं भरेगा भाई। ताई कह रही मैं अपना घर थोड़ी भर रही हूँ, जो कर रही हूँ मैं तो देश के नाम पे कर रही हूँ, है ना। तो भाई ये हो गया हमारा केस नंबर 3। छोटे छोटे केस है, छोटा एक्ट, छोटे केस। अगला केस सर, अगले केस की बात सुनेंगे। अगला केस बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है। एक भाई, एक लड़का और एक लड़की, कितने कुछ हुए है ना। अब इस लड़के का नाम AR रहमान, क्या नाम? इस लड़की का नाम नहीं बताएंगे, है ना? नहीं, अरे नहीं भाई नहीं, मिस वी है ना, इसका नाम वी कर देते हैं। अब वी से अंदाजा लगाता ना क्या नाम हो सकता है इसका। क्या हो सकता है? वैशाली, विदुषी, कुछ भी हो सकता है ना। अभी बाद में बताऊंगा इसका असली नाम, वी के नाम, तुम अंदाजा लगाओ बस। अब AR रहमान पूरे के पूरे अपनी कंपनी का सबसे सुपरस्टार। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि AR रहमान से ज्यादा कंपनी के लिए कोई कुछ कर पाया हो। ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मतलब कोई नहीं हरा पाया। एक बंदा था जो उसकी टक्कर खाता था पर हमेशा उससे हारता था, और उसका भी नाम था ER रहमान। क्या नाम था? AR रहमान, ER रहमान में बस इतना 19-20 का ही फर्क था, है ना। बहुत ही नॉमिनल सा फर्क था कि बेचारा वो हार जाता था। लेकिन AR रहमान कहता था भाई तू हार तो गया है ना, हारता तो है ही ना, हीरो मत बनाकर, हमेशा तू सेकंड पे रहेगा, जिंदगी में कभी क्या नहीं कर सकता, फर्स्ट पे। ये बेचारा इसलिए परेशान रहता था कि भाई एक ना एक दिन किसको हराना है, बस जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? AR रहमान को हराना, हीरो बनना है। फिर एक दिन AR रहमान की जिंदगी में मिस वी आ गई। किसकी जिंदगी में? यार इसे पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही। राइट। अब बेचारे ने गाना गाया, तुम जो है जिंदगी में बात बन गई, तुम जो है जिंदगी में ना बात बन गई ना। अब ये भी पुराने आशिकों की तरह, मैं तुम्हारा फोन नहीं काटूंगा, तुम्हारी सांस से सुनना चाहता हूँ, ठीक है। इस चक्कर में इसकी नींद पूरी नहीं होती थी। और जब इंसान की नींद पूरी नहीं होगी तो जैसे तुम क्लास में झूलते रहते हो ना, रात को तो रील देखी, है ना, टाइम पास किया यूट्यूब पे, कोई वेब सीरीज देख ली, फिर क्लास में, लॉ की क्लास में झूलते रहते हो बैठे बैठे। प्रकाश सर कहते हैं जग जा बहन जग जा, अरे भाई जग जा, कुछ पढ़ ले, है ना। तो प्रकाश सर की क्लास में, लॉ की क्लास में झूलते रहते, चलो इनकम टैक्स अकाउंट तो फिर भी प्रैक्टिकल सा हो गया, ठीक है। तो वहां झूलते रहते, तो ऐसे बेचारा वो इस कंपनी में क्या करता रहता था, झूलता रहता था। कंपनी में झूलता रहता था तो पता लगा एक बार AR रहमान, जो जिसने साल में
मान लो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, ठीक है, 1/20 का मतलब 1/20 करे, और मान लो इसने, चलो 1 लाख लेता है ना, 1 लाख, और E आर रहमान ने उस साल कमा लिए 1,20,000। कितने कमा लिए? अब जैसे इसने 1 लाख कमाए और उसने कमाए 1,20,000, जैसे उसने 1 लाख कमाए, 1 मिनट, हेलो जी सर, क्या चीज? भैया के लिए? हाँ हाँ, वो फोटो खींच दी थी ना, फोटो खींची थी, भेज तो दी थी। हाँ, एक बार चेक करना पड़ेगा, वो तो मेरे पास भी नहीं है, मैं क्लास में हूँ। हाँ मैंने भेजी है फोटो, हाँ GKD पे भेजी होगी, या फिर चेक कर लो एक बार। देखता हूँ, एक बार देखनी पड़ेंगी, देखता हूँ, चेक करता हूँ, चेक कर, हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। एक मिनट बस। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, दिख रहा है? ब्लैक स्क्रीन आ रही है, 1 मिनट रुको। चलो दोस्तों, है ना, तो भाई अब ध्यान देंगे ना, तो भाई AR रहमान, ऑनलाइन वाले बच्चे, अब मुझे लग रहा है आवाज वगैरह आ रही होगी, सब सही आ रही होगी, है ना? यस सर, ऑल गुड, है ना? तो इधर ध्यान देंगे अब AR रहमान, ठीक है, इसने कितने कमाए बेचारे ने? 1 लाख। और इसने कितने कमाए? तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब AR रहमान ने इसके मजे लेने शुरू किए। देख ले, है ना, हीरो बनना था ना, तो देख ले भाई, आखिरकार तुझसे मैं, ठीक है, जीत ही गया। अब ये बात किसके दिल पे लगी? AR रहमान। और भाई इंसान, देखो इंसान तो बहुत लालची होता है। उस इंसान ने क्या किया? उस इंसान ने सारा का सारा इल्जाम किस पे डाल दिया? ये बेचारी फूट फूट की रोटी, कह रही इसकी वजह से हार रहा हूं मैं, आज जो मैं हार रहा हूं वो इसकी वजह से हार रहा हूं। अगर मेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती ना, मेरी जिंदगी में बी नहीं होती, तो मैं क्या करता? जीत जाता। AR रहमान जो था बेचारा, वो भले इससे जीत गया, पर ये भाई दिल का बहुत अच्छा था, दिल का बहुत अच्छा था। उसने बोला ओए इल्जाम मत लगा, इस पर इल्जाम मत लगा, तू अपनी गलती की वजह से हारा, इसकी वजह से नहीं हारा। वो कह रहा है भाई मैं इसकी वजह से हारा हूं, मैं कसम खा रहा हूं इसकी वजह से हारा हूं, अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आती ना, तो तेरे जैसे को तो मैं यूं ही हराता आया हूं आज तक। अब AR रहमान जो था ना, वो कह रहा है कि भाई आज तूने ऐसी बात कर दी ना, तू प्रूफ कर दे, है ना, तू प्रूफ कर दे, तू प्रूफ कर दे भाई। क्या प्रूफ कर दे? कि वी की वजह से तू क्या कर रहा है? हारा है। और अगर तू वी की वजह से हारा है, ये तूने बात प्रूफ कर दी, तो मैं अपनी हार खुद ही मान लूंगा, है ना, और मैं समझ जाऊंगा कि ठीक है तू वी की वजह से हारा, पर वी पे इल्जाम मत लगा, तुझे बात प्रूफ करनी पड़ेगी।
तो जो इंप्लॉय ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सब जो भी है ना, वो सब क्या है, वो सब तेरे नाम पे हो जाएगा। अब यार मैंने कहा देख मैं प्रूफ कर दूंगा किसकी वजह से हारा हूं। अब इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा ऊपर इल्जाम लगा रहा तू, चप्पल मारूंगी फेंक के। ठीक है, अब इस पे इल्जाम लगा रहा है, कह रहा इल्जाम नहीं लगा रहा, क्या बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। अब उसने कहा मेरी जिंदगी में जो वी आई, मेरी जिंदगी में आई वी 4 महीने, कितने महीने, 4 महीने वी आई मेरी जिंदगी में, 4 महीने। ठीक है, राइट। चलो थोड़ा राउंड फिगर में इसको कर देते हैं, 1,10,000 कितना कर देते हैं पर ईयर, और ये कितना ईयर में आया। तो उसने कहा मेरी जिंदगी में जो वी आई वो आई कितने महीने, वैलेंटाइन के मौसम में त्योहार आया था, त्योहार वाले महीने मेरी जिंदगी में आई, और इससे बातें करने के चक्कर में, इससे बतियाने के चक्कर में क्या हो गया, ठीक है ना, इससे बतियाने के चक्कर में मामला गड़बड़ा गया। ठीक है, अब उसने कहा प्रूफ कर दे। तो उसने कहा देख अगर मैं कमाता हूं 10,000 रुपये महीना के हिसाब से, 2 महीने ये मेरी जिंदगी में रही, तो 2 महीने मैंने लगभग क्या नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। लोग समझते रहे भाई हीरो आदमी कभी भी कर देगा ये तो उसने कहा अगर ये मेरी जिंदगी में 2 महीने नहीं रहती तो मैं कितने और कमाता, 10,000 इंटू 2। तो मैं AR रहमान, अगर मेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती, अगर वी नहीं होती, तो मैं कितने कमाता, 20,000 और एक्स्ट्रा कमाता। भाई 1 लाख तो मैं कमा ही रहा हूं, प्लस में कितने और कमाता, अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं और कितने कमाता, तो मैं 20,000 और कमाता। तो मेरे साल के कितने हो जाते। और तू अभी तेरी जिंदगी में तो कोई वैकेंसी कुछ भी नहीं है, तू कितने कमा रहा है, कितने कमा रहा है, 1,10। अब बता अगर मेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती तो क्या मैं तुझसे जीतता नहीं जीतता, बता जीतता या नहीं जीतता, जीत जाता ना, बोलो जीत जाता नहीं जीत जाता, राइट। तो बस यही AR रहमान ने ER रहमान को समझा दिया कि भाई अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं तुझसे आज आगे होता। अब बताओ ER रहमान क्या करेगा, क्या करेगा, बस जो भी अवार्ड रिवॉर्ड तालियां सब किसके नाम पर। अब ER रहमान बेचारा समझ गया कि भाई सच में वैकेंसी के चक्कर में ही क्या हुआ है, ये लोचा हो गया। तो उसने कहा यार वैकेंसी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, भाई ने प्रूफ कर दिया, अब तो मुझे देना पड़ेगा। इसका मतलब तुम जो आए जिंदगी में वाट लग गई है ना, ये वाला गाना गाना पड़ेगा भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब सर इसका हमारे किससे क्या लेना देना है, इसका हमारे किससे क्या लेना देना है, इसका हमारे किससे लेना देना है, बहुत गहराई से। ताई ने बोला वी कौन है, हालांकि मेरे मुझसे निकला वी कौन है, वी है वैकेंसी, और वैकेंसी का मतलब होता है खाली। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली। अगर कभी भी कोई भी मकान खाली होता है ना, राइट। एक तो कुछ महीने खाली, कुछ महीने लेट आउट, या हमेशा के लिए खाली। तो खाली मकान में कोई किराएदार तो रह नहीं रहा, खाली मकान में कोई किराएदार तो रह नहीं रहा, है कि नहीं बात। तो जज साहब ने बोला कि अगर खाली मकान की वजह से AR मेहमान, AR कौन, एक्चुअल रेंट, बहुत बढ़िया आप तुम समझ गए भाई। AR कौन, एक्चुअल रेंट, ER कौन, एक्सपेक्टेड रेंट। अगर वैकेंसी की वजह से, अगर किसकी वजह से, वैकेंसी की वजह से AR रहमान क्या है, कम है किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट ही जो सबसे बड़ा ताज है वो क्या है, GAB बनेगा। अब ताई ने ये लिख दिया बस, अगर AR इज लेस देन इक्वल टू ER बिकॉज ऑफ द वैकेंसी, किसकी वजह से,
वैकेंसी की वजह से। तो ए आर रहमानी क्या बनेगा? ए आर रहमानी क्या बनेगा? जीएवी बनेगा। ए आर रहमानी क्या बनेगा? जीएवी बनेगा। ए आर रहमानी जीएवी बनेगा। समझ में आ गई ना बात? अब ये तो फंस गया मामला। अब मैं इसको निकालूंगा कैसे? अब इसको निकालूंगा कैसे? अब एग्जाम में कैसे करूंगा? तो एग्जाम के लिए भाई मैं तुम्हारे लिए इक्वेशन लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? इक्वेशन। इक्वेशन सही से याद कर लेना और एग्जाम में लिख दोगे तो आसान हो जाएगा। अब बताओ, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अगर ए आर में हमने ऊपर क्या किया था? ए आर में वैकेंसी का पीरियड जोड़ा था और फिर कहा था ए आर में अगर वैकेंसी ना होती तो मेरे को इतने पैसे मिलते, और वो किससे ऊपर निकल गया था? तो ये क्वेश्चन बना रहा हूं, अगर ए आर में मैं वैकेंसी वे पीरियड का अमाउंट जोड़ दूं, अगर ए आर में मैं वैकेंसी पीरियड का अमाउंट जोड़ दूं और वैकेंसी पीरियड का अमाउंट जोड़ के या तो वो ज्यादा निकल जाए बराबर निकल जाए, किसके? ई आर के, तो क्या होगा? तो ए आर ही जीएवी होगी। ए आर ही क्या होगी सर? जीएवी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ई आर जीएवी हो जाएगी। कैसे? मान लो ये इल्जाम लगाया था इसने। अब सुनना ध्यान से, अब इस इक्वेशन में मैं यहां ये चेंज कर रहा हूं, इधर देखना जरा। पता लगा ई आर रहमान साल के कमाता है 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए? 1.5 लाख। कितने रुपए कमाता है? 1.5 लाख रुपए। ठीक है। अब कह रहा है ए आर रहमान वैकेंसी किस पे दोष डाल रहा है? अब वो कह रहा है ऐड करियो, तू खुद कितने कमा रहा है? तेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं आती तो कितने कमाता? अब तू कितने कमा रहा है? और ये कितने कमा रहा है? फिर चप्पल बजेगी, चप्पल है। अब क्यों जाल? अब ये भी खुद कह रही है, ये भी खुद कह रही है वैकेंसी। निकालू चप्पल? चप्पल निकालू? मेरे पे इल्जाम डाल रहा है। मैं तेरे जिंदगी में नहीं भी होती तो भी तू क्या कर लेता? हाँ, तो भी तू क्या कर लेता भाई? तो भी तो उससे नीचे ही रहता ना। चल ठीक है, तूने मेरी वैल्यू ऐड कर ले मेरी वैल्यू। तो भी तू कितना था? 1.20 था। वो कितना है? तो भी तुझसे 30,000 रुपए ज्यादा है, तो भी तू क्या कर लेता? और फिर भी तू किस पे इल्जाम डाल रहा है? वैकेंसी पे। अब ई आर रहमान कह रहा फालतू मत बोलियो। इसका मतलब अगर ए आर में वैकेंसी ऐड करके अगर वो बराबर या ज्यादा नहीं होती किससे? ई आर से, तो ई आर ही जीएवी बनेगा। ई आर ही जीएवी बनेगा। समझ आ गई बात? एग्जाम में लिखना क्या है? एग्जाम में इक्वेशन नहीं लिखनी, इक्वेशन तो मैंने बना दी, ठीक है। ये तो मैंने खुद डिजाइन की थी इक्वेशन की, भैया अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? इफ बोलो। अरे क्वेश्चन को बोल नहीं सकते इंग्लिश में? हाँ, इफ एक्चुअल रेंट है ना, इंक्लूडिंग वैकेंसी अमाउंट इज हायर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू ई आर रहमान, ई आर, देन एक्चुअल रेंट शैल बी ट्रीटेड एज जी। या फिर इसको ऐसे और दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे? इफ बिकॉज ऑफ द वैकेंसी, इफ बिकॉज ऑफ वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लेस देन, अरे वैकेंसी की वजह से, वैसे लॉ के वर्ड तो ये जो मैं काले पेन से लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ द वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लेस देन ई आर, देन ए आर इज जी। सेक्शन सर, जिंदगी में कौन आया था उसके? जिंदगी में कौन आया था? वैकेंसी आई थी ना, ठीक है, बोलो। तो इसलिए वैकेंसी में क्या वर्ड ज्यादा साउंड होता है? हाँ, वैकेंसी, वैकेंसी कह रही है भाई, बताओ। इसलिए सेक्शन बना 23(1)(c). सेक्शन क्या बना?
23(1)C, ठीक है ना। तो वैकेंसी में ज्यादा साउंड होता है सी, इसलिए सेक्शन बना 23(1)C, 23(1)C। ठीक है, अब सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 86। एट्टी 87 होमवर्क, 86 यहीं सॉल्व करो क्योंकि 86 सॉल्व नहीं है। चलो चेक करते हैं। इक्वेशन बोलना क्या है? AR प्लस V ग्रेटर देन इक्वल टू ER। AR कितना है इसमें? पिंकी जी है लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी 10,000 पर मंथ, है ना। इट कुड नॉट बी लेट आउट फॉर 5 मंथ। अगर कुड नॉट बी लेट आउट फॉर 5 मंथ है तो लेट आउट कितने महीने हुआ? तो कितना आ गया? इसके जीवन में वैकेंसी कितनी आई? 5। तो अगर 5 जीवन में वैकेंसी नहीं होती तो कितना आता? 5,000 और 12,000। क्या 12,000 ज्यादा एक्सपेक्टेड रेंट से? एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला? निकाल के दे रखा है कितना? यस होगी इक्वेशन। अगर यस हो जाती है तो एक्चुअल रेंट ही, एक्चुअल रेंट कितना है? 7। सही बात। तो आंसर कितना आया? 7,000। हाँ तो भी दिखाएंगे ना वैकेंसी, तो एग्जाम में ये वर्ड लिखने पड़ेंगे। ये नहीं, पूरा पूरा MCQ में भी आ सकता है, फ्लैश भी आ सकता है। बताओ अगला बताओ। कैसे पता लगा? एक्चुअल रेंट और वैकेंसी कितना? 12,000। क्या ये ज्यादा है किससे? 12,000 ज्यादा या बराबर है? बराबर भी हो तो एक्चुअल रेंट ही क्या बनेगा? बराबर भी हो तो एक्चुअल रेंट क्या बनेगा? GA भी बनेगा। समझ आ गई बात? नहीं, ER तो पूरे 12 महीने का निकलता है। ER तक तो फिर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, ये तो 12 महीने के आते हैं, है ना। समझ आ गई बात? तो ये हो गया हमारा कौन सा केस? केस नंबर 2। अब सर अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं, यानी अगले केसेस की तरफ। 3 केस हो गए। अगले ये होमवर्क है 87, आंसर दे रखा है, ठीक है ना। अब भाई अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। अगला केस हमारा ध्यान से पढ़ेंगे सर। अगला केस है कहानी घर घर की। कहानी घर घर की। अब ये कहानी घर घर की क्योंकि तुम्हारी कहानी यही है भाई। जिस मकान में तुम रह रहे हो या जिस मकान में पापा के मकान में तुम रहे, तुम तो किराएदार हो वैसे, लेकिन पापा जिस मकान में रहे, पापा का अपना मकान है कि नहीं बात? अब जो अपना मकान होता है उसमें प्यार से क्या बोलेंगे आज के बाद? सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या बोलेंगे? सेल्फ ऑक्युपाइड। अब भाई
सेल्फ ऑक्युपाइड में अगर तुम फॉर्मेट लगाओ, ठीक है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, क्या आ जाएगा, एनएवी माइनस सेक्शन 24 की दोनों रिडक्शन ए और बी, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब अगर ये हो रहा है भाई तो ये बताओ, क्या अपने मकान का तुम किराया दे रहे हो? अपने मकान का खुद को किराया दे रहे हो क्या? बोलो भाई नहीं ना। अब जब तुम अपने मकान का खुद को किराया नहीं दे रहे, जो मकान मालिक है वो खुद को किराया नहीं देता है, तो अगर वो जीएवी निकालेगा, तो जीएवी निकालेगा तो उसके साथ एक जाती है, बताओ क्या? फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर। लोअर वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ तो आएगी, क्योंकि फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट तो गवर्नमेंट बताती है, और एक्चुअल रेंट हमेशा उसका क्या होगा, नील, और विच एवर इज, गलत नहीं है। फिर तो जो मकान का मालिक है वो खुद को किराया देता नहीं, एक्चुअल रेंट नहीं देता, विच एवर इज हायर के चक्कर में हमेशा वैल्यू क्या आएगी, हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट आएगा ही आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि सरकार कहती है फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट तो हम बताएंगे, एक्चुअल रेंट तू बताइयो। लुट गया बेचारा। तो भाई जब ये लॉ में जब ऐसा हुआ तो पूरे देश में हंगामा मच गया। जो लोग मकान पे खुद रहते थे, खुद रहते सेल्फ ऑक्युपाइड, जब उनको ये बात समझ में आई तो भैया तो बताइए हमारे बस फूक देते हैं, ठीक है, डीटीसी की बसें चलाना शुरू कर दिया लोगों ने अपना गुस्सा बसों पे निकालेंगे। मेट्रो आ गई आजकल, मेट्रो में लगा दें आग भाई, ठीक है ना। तो भाई लोगों को गुस्सा है, फिर लोगों को पता लगा कि यार देखो तो जब हम खुद को किराया दे रहे तुम फिर भी क्या बना रही हो, जीएवी। तो ताई ने हमारी है ना घबराहट में एक चीज लिखी कि यार सही बात है, अगर ऐसा हो गया तो लोग बाग बहुत ज्यादा नाराज जाएंगे। तो ताई ने बोला अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, बाबू क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो जी लो अपनी जिंदगी, उसकी जीएवी और म्युनिसिपल टैक्स के आगे कुछ मत लिखना, एनएवी क्या लिखेंगे, नील। उसकी एनएवी ही नील मान रही हूं। अब एनएवी नील मान रही हूं तो स्टैंडर्ड रेंट भी क्या होगा, 30% ऑफ एनएवी नील। लेकिन जो हाउस लोन के ऊपर ब्याज है वो तो आएगा ही आएगा। बोलो भाई वो तो आएगा आएगा। मान लो भाई किसी ने 1 करोड़ का लोन ले रखा था घर बनाने के लिए, उसका हाउस लोन का ब्याज कितना आ रहा था, 5 लाख, तो कितना हो गया, माइनस के 5 लाख। अब ये माइनस के 5 लाख का क्या होगा बाबू, अरे नहीं होगा दीदी, हाउस प्रॉपर्टी में जो माइनस के 5 लाख आते हैं वो ना ताई कह रहा ताई देगी। हाउस प्रॉपर्टी में जो माइनस के 5 लाख आते हैं, ताई अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही, पर ताई ने एक तोहफा दे दिया। ताई ने कहा सैलरी में माइनस का मतलब नील, पर हाउस प्रॉपर्टी में माइनस का मतलब नील नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में तुम्हें फायदा देता हूं, जी लो अपनी जिंदगी। जो भी हाउस प्रॉपर्टी में माइनस का अमाउंट आएगा उससे मैं एडजस्ट कर दूंगी, यानी कि सेट ऑफ कर दूंगी विद अदर हेड्स। किससे, अदर हेड्स। जैसे सैलरी से कर लियो भाई, किससे कर लियो, सैलरी से कर लियो। बोलो समझ में आ गई बात, कोई से भी हेड से, सैलरी से कर लियो, पीजीयूपी से कर लियो, कैपिटल गेन से कर लियो। हाउस प्रॉपर्टी सबका चहेता है, घर है भाई, घर सबका चहेता होता है। तो ताई ने बोला किसी से भी कर लेना एडजस्ट, अदर सोर्स से कर लियो जाके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ताई ने क्या किया, ताई ने एक सेक्शन बनाया, आगे हम पढ़ेंगे, सेक्शन 71 क्या बनाया। तो ताई ने बोला अगर तुम्हारे लॉस आएगा, लॉस इन हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये लॉस इन किसी भी हेड में, अगर किसी भी 5 हेड में, देखो सैलरी में तो आएगा ही नहीं लॉस, क्योंकि नील का मतलब, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नील। अगर किसी भी हेड में लॉस आया है तो मैं उस लॉस को क्या कर दूंगी, एडजस्ट कर दूंगी, यानी एडजस्ट को ताई ने नाम दिया सेट ऑफ, उस लॉस को एडजस्ट कर दूंगी, सेट ऑफ कर दूंगी, किससे, फ्रॉम अदर हेड, दूसरे हेड से मैं इसे क्या कर दूंगी, एडजस्ट कर दूंगी। तो अगर तुम्हारी सैलरी इनकम आ रही है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी के बाद पीजीबीपी आ रही है, या कैपिटल गेन आ रही है ना बाबू, तो ये 5 लाख रुपए, मान लो तुम्हारी सैलरी इनकम आ रही है 10 लाख, या 9 लाख कर लेते हैं, कितनी आ रही है, 9 लाख, तो ये कितने आ जाएंगे तुम्हारे, तो तुम्हारी जीटीआई 4 लाख मानी जाएगी। समझ में ना बात, जीटीआई कितनी मानी जाएगी, 4 लाख।
अब भाई जैसे ही हंगामा हुआ, लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए, लोगों ने कहा बे, है ना, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सैलरी इनकम कितनी आ रही है? 4 लाख। फिर लोगों ने क्या करना शुरू किया, भाई लोग भी तो खतरनाक है हमारे देश के, लोगों ने क्या किया, हाउस लोन मोटा लेना शुरू कर दिया। समझ आई ना बात? मतलब कोई 20 लाख का 25 लाख का नहीं लेंगे, 50 लाख का, 70 लाख का, 1 करोड़ का, ताकि उससे क्या हो, इंटरेस्ट ज्यादा आएगा तो क्या होगा, तो यहां पर डिडक्शन क्यों बोल रहे हो, सेट ऑफ, है ना, क्या मिलेगा, दूसरे साइड से सेट ऑफ मिलेगा। अब भाई क्या ये बात ताई को पता नहीं लगेगी तुम्हें, बताओ, पता लगेगी ना? तो ताई को गुस्सा है, ताई ने कहा भाई लोग जानबूझकर ये क्या कर रहे हैं, टैक्स की प्लानिंग को टैक्स की चोरी की तरह यूज कर रहे हैं, जो है ना। तो ताई ने बताओ क्या किया होगा, बोलो, बिल्कुल सही बात। ताई ने बोला जब भी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का ब्याज का लॉस आएगा और वो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेल्फ ऑक्युपाइड होगी, तो सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में यहां 5 लाख नहीं लिखूंगी, सेल्फ ऑक्युपाइड केस में 5 लाख, और 5 लाख नहीं लिखूंगी तो आंसर भी नेगेटिव क्या नहीं होगा, 5 लाख नहीं आएगा। और फिर यहां पे एडजस्टमेंट में जीटीआई भी कितनी नहीं आएगी, 4 लाख नहीं आएगी। हमने कहता है अब क्या कर रही हो, ताई ने कहा भाई ये तुम्हारे जैसे लोगों के चक्कर में है कि ये मैं लॉ बनाती हूं सिर्फ किसके लिए, ओनली सेल्फ ऑक्युपाइड। इसका मतलब ये हो कि ओनली सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब है ये लिमिट किसमें है, सेल्फ ऑक्युपाइड में, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। मैंने कहा ताई बोलो, जल्दी बोलो क्या कह रही हो। ताई ने बोला अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्युपाइड, और सेल्फ ऑक्युपाइड के बाद लोन जो लिया गया था, ये तुम ब्याज चुका रहे हो ना, ये लोन का ही तो है, ये जो लोन लिया गया था, लोन जिसके ऊपर ब्याज आ रहा है, लोन लिया गया हो किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए, लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया हो, ठीक है, लोन लिया गया हो 1/4/99 के बाद। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन में अगर आजकल आएगा तो 1/4/99 के बाद ही आएगा, लेकिन याद रखना आईसीआई को मजे लेने हुए तो कब का लोन दे देगा वो, 99 से पहले का, तो गड़बड़ हो जाएगी। और तुम्हारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हो विद इन 5 ईयर। और 5 ईयर कहां से लेने हैं, 5 ईयर कहां से लेने हैं, लोन ईयर एंड से, एंड ऑफ लोन ईयर। अब लोन ईयर कैसे, मतलब मान लो मैंने लोन लिया जुलाई 2025 को लोन लिया, कब लिया, तो जो 5 साल गिनने वो कब से गिनने हैं, 26 से। पहले जुलाई 25 वाला वो ईयर एंड कर लो, तो वो कब एंड होगा, 31/2026 को। अब जो 5 साल गिनने हैं वो 26 को एंड होगा, तो 26, 27, 27, 28 ऐसे 5 साल गिनने हैं। तो जो 5 साल गिने जाएंगे भाई वो कब गिने जाएंगे, जो 5 साल गिने जाएंगे भाई वो कहां से गिने जाएंगे, एंड ऑफ लोन ईयर। जो 5 साल गिने जाएंगे वो कहां से गिने जाएंगे, एंड ऑफ लोन ईयर, ठीक है। अच्छा सर इसका उल्टा हो गया तो क्या होगा, अच्छा पहले, अच्छा ये हुआ तो ताई ने बोला बेटा ये जो 5 लाख के मजे लेना है तू, ये 5 लाख के मजे नहीं, वो मजे कितने रहेंगे, सिर्फ 2 लाख बस। तो 2 लाख और जो तूने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 5 लाख, विच एवर इज लेस, लपेट दिया ताई ने। हमने कहता है अच्छा इसका विपरीत क्या हो सकता है, विपरीत ये हो सकता है कंस्ट्रक्शन की जगह लोन किसके लिए लिया हो, रिपेयर के लिए, तो प्लस की जगह क्या आएगा, और यहां तीनों बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए, यहां कोई भी एक बात छूट गई हो। और अगर लोन कब लिया हो, लोन लिया तो कंस्ट्रक्शन के लिए है, लोन लिया तो कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन कब लिया हो, 1/4/99 से नहीं, पहले। फिर तैने कहा चल ठीक है, तूने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, किसके लिए लोन लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, 1/4/99 के बाद लिया, लेकिन
कंप्लीट कब हो रहा है? घर कंप्लीट आफ्टर, घर कंप्लीट आफ्टर ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात क्या लिखी है बताओ? हाँ, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, लोन कब लिया हो? 1/499 के बाद। इतनी बात समझ में आ गई? लोन क्यों लिया हो? तो जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो घर बनेगा, तो घर कब तक बन गया हो? लोन ईयर एंड से 5 साल में। अगर ये तीनों बातें पूरी है तो यहां पे जो तुमने ब्याज लिखा था कितना 5, वो कितना लिखूंगा 2 लाख, और एक्चुअल ब्याज कैलकुलेटेड विच एवर इज लेस, कितना जाएगा 2 लाख। अब ताई ने कहा इसमें से एक भी चीज छोड़ दे, इसमें से एक भी चीज रिवर्स कर दे। जैसे लोन कंस्ट्रक्शन के लिए ना लिया हो तो किसके लिए लिया होगा? खरीदा नहीं होगा, रिपेयर किया होगा। लोन कंस्ट्रक्शन और बाय दोनों लिख दो यहां, है ना, ठीक है। लोन कंस्ट्रक्शन या बाय के लिए ना लिया हो तो किसके लिए लिया होगा? रिपेयर के लिए। तो ताई ने बोला तूने इस वाले पॉइंट का उल्लंघन कर दिया और तूने लोन जो लेना था कंस्ट्रक्शन के लिए वो किसके लिए लिया है? रिपेयर के लिए। तो मैं तेरी लिमिट को 2 लाख से घटा दूंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है ना, ठीक है। मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन लिया 99 से पहले था, तो इसका मतलब ये वाली बात तो पूरी कर दी कंस्ट्रक्शन, लेकिन क्या किया? बिफोर 1/499 लिया। तो ताई ने कहा तूने सेकंड कंडीशन ब्रीच कर दी है ना, तो मैं तेरी लिमिट घटा दूंगा। मैंने कहा था तीसरी सिचुएशन, मैंने कहा था लोन किसके लिए लिया? कंस्ट्रक्शन के लिए। कब लिया? 1/499 के बाद लिया। दोनों कंडीशन, ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई। फिर ताई ने कहा तीसरी बोल। मैंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 5 साल के बाद, तो ये छोड़ दी है ना, तो यहां लिख दूं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ आफ्टर 5 ईयर। तो इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इस वाले पॉइंट का कोई अस्तित्व। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन क्या हो गई? ब्रीच हो गई। जो ये 3 कंडीशन है इनमें से तुमने कोई भी एक कंडीशन ब्रीच कर दी, तो तुम्हारी जो लोन की लिमिट है वो रह जाएगी, तुम्हारी जो लोन की लिमिट है अब वो रह जाएगी मात्र 30,000 रुपए और ब्याज विच एवर इज लेस। समझ गए? इसका मतलब चलो इस साइड में कुछ भी नहीं लिख रहा, बस कई बार क्या होता है उस साइड लिखने में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो कुछ नहीं लिख रहा। ये तीनों कंडीशन एक साथ पूरी तो 2 लाख की लिमिट, अगर इन तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन छूट गई तो 30,000 की लिमिट। ऐसे याद कर लो, ये तीनों कंडीशन पूरी तो 2 लाख और तीनों में से एक कंडीशन छूटी तो 30,000। लेकिन ये कंडीशन लगानी कब है बाबू? कब? सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड में लगानी है। कब लगानी है? सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड में लगानी है, और कभी नहीं लगानी, सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड में लगानी है। अब नोट कर लिया? अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें मेरा जो ब्याज था, मैंने लोन लिया था 50 लाख का, जिसका ब्याज आ रहा था 10% 5 लाख। तो अब इंटरेस्ट के आगे कितना लिखूंगा? कितना लिखूंगा? 2 लाख। क्यों? ये कॉन्सेप्ट लगा के। अब मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आ गई? माइनस के 2 लाख, माइनस के 2 लाख आएगी ना। अब मेरी सैलरी कितनी है? 9 लाख। अब मेरी जीटीए कितनी आ गई? 7 लाख। तो ताई कह रही है 5 नहीं लिखने दूंगी। फिर तो तू एक काम करना, फिर तू लोन और मोटा ले ले, सैलरी के बराबर का लोन ले लेना, फिर ब्याज है ना। और क्या कर, इंटरेस्ट क्या कितना लिख दे? 9 लाख। तो तेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 तूने यहां भी कर दी, 4 लाख पर भी कौन सा टैक्स देगा? रिपीट देके क्या होगा? नीली हो जाएगा। तो तू टैक्स तो दे ही नहीं रहा। तो ताई ने कितनी लिमिट लगा दी? 2 लाख। और ये लिमिट सिर्फ किसके लिए है? सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। बोलो वो लिमिट किसके लिए है? सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। ये नोट कर लिया इतना? अभी मैं तुम्हें सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूं? केस नंबर 1, 2, 3 हो गए, केस नंबर
4 और 5 पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, वो क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस। और सेल्फ ऑक्युपाइड में मैंने तुम्हें कहां घुसा दिया, ब्याज में। कहां घुसा दिया, सेल्फ ऑक्युपाइड का पहला खतरनाक काम, सेल्फ ऑक्युपाइड की एनएवी क्या होती है, नील। अब सेल्फ ऑक्युपाइड की एनएवी नील होती है, तो उसमें एग्जाम में तुमसे पूछेगा क्या, वो कह रहा है तो बच्चे, तो बीकॉम वाले बच्चे को पता है सेल्फ ऑक्युपाइड की एनएवी नील होती है, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, बात खत्म। समझ में बात। तो आई से क्या पूछेगा तुमसे ऐसा कि जो सीए लेवल की बात हो, सेल्फ ऑक्युपाइड की एनएवी नील होती है, बीकॉम वाला बच्चा जानता आंसर क्या आएगा, या तो नील आएगा या फिर नेगेटिव आएगा इंटरेस्ट की वजह से। तो बीकॉम वाला ये नहीं जानता है ना, या इसमें गलती करता है कि लिमिट क्या होती है 2 लाख। समझ गए लिमिट 2 लाख, बोलो भाई, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एबीसीडी याद है, एबीसीडी याद है ना, एक बार खोलना जरा एबीसीडी। क्या एबीसीडी में हाउस प्रॉपर्टी के ब्याज के बारे में कहीं कुछ लिखा है, अब आएगा असली मजा, यहीं के यहीं नहीं लिखा ना तो एग्जाम में हो जाएगी गलती बहुत तगड़ी। हाँ, क्यू पे आना, एबीसीडी के क्यू पर, क्यू ऑफ एबीसीडी चीट कोड क्या लिखा है, क्यू है मेरे घर पर इंटरेस्ट, ये लिखा है, लिखा, समझे इसका मतलब। एबीसीडी हर चैप्टर के साथ जुड़ी है, एबीसीडी भूल गए तो चैप्टर में गलती हो जाएगी। बताओ क्या मतलब हुआ इसका, एबीसीडी के क्यू पे मैंने लिखवाया क्यू है घर पे इंटरेस्ट, इसका मतलब जो घर का जो इंटरेस्ट है उसका मजा ओल्ड को मिलता है, न्यू को देवा रे देवा। और ओल्ड को भी कितना मिलता है, 2 लाख का सेल्फ ऑक्युपाइड, ओल्ड पे भी कितना मिलता है, यानी अगर कोई बंदा 115 बीएसी फॉलो करता है, अगर कोई बंदा 115 बीएसी फॉलो करता है, तो 115 बीएसी में अगर उसका घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसका घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो मैं सेम लिख रहा हूं बाबू, सेम, उस घर की एनएवी कितनी होगी, नील। एनएवी कितनी होगी, नील। एनएवी नील होने के बाद क्या लिखेंगे हम, डिडक्शन। डिडक्शन कितनी आएगी, 30% ऑफ एनएवी नील। फिर हम क्या लिखेंगे, ब्याज। ब्याज की सेल्फ ऑक्युपाइड की लिमिट कितनी है अगर वो कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 5 लाख, मैंने मान लिया कि 50 लाख का लोन था 10% के ब्याज पे, तो कितना अज्यूम कर रहा हूं मैं ये, और लिमिट कितनी बताई ताई ने, 2 लाख। क्या कम है, तो यहां हमारी, क्या हमें यहां पर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिली थी, नहीं मिली थी 2 लाख, तभी आंसर कितना आया, माइनस के 2 लाख। और इन 2 लाख का मजा मैं बाकी हेड से ले लेता हूं। बताओ ताई ने क्या बोला, लगाओ काटे, अगर ये काटा है तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नील हो जाएगा, और ये नील हो जाएगा तो दूसरे हेड से तू भाई एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा। आटा माजी से टकली, समझ गए। इसका मतलब अगर आप 115 बीएसी फॉलो करते हैं तो आपको ब्याज की डिडक्शन, ब्याज की सेक्शन 24 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर आप ओल्ड रिजीम फॉलो करते हैं, ओल्ड में, तो ओल्ड में सेक्शन 24 के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। तो एग्जाम में नशे में ना रहते हुए होश में देख लेना कि एसएससी हाउस प्रॉपर्टी में ओल्ड स्कीम फॉलो कर रहा है, 115 बीएसी फॉलो कर रहा है। अगर भैया ओल्ड स्कीम फॉलो कर रहा है तो आंसर आएगा 7 लाख, और अगर न्यू स्कीम फॉलो कर रहा है तो आंसर कितना आएगा, जीटीआई 9 लाख। एडजस्ट, जब अमाउंट ही नेगेटिव में नहीं है, अमाउंट ही नहीं है तो एडजस्ट कहां हो पाएगा। तो भाई ये एक खतरनाक बात, बच्चे एग्जाम में गलती ये करते हैं, क्योंकि एबीसीडी का होश थोड़ी रहता है। सर एबीसीडी 22 पॉइंट कौन याद रखेगा, इतने पॉइंट भाई साहब भी क्या देगा, इतने सारे पॉइंट कौन याद रखेगा, अगले टाइम तक याद कर लियो।
भाई बहुत खतरनाक पेज है आज का, सबसे डेंजर पेज आज का यही है, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट यही है। बात बहुत छोटी है, बात बहुत छोटी है, पर भैया गाना तूने सुना, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। बात बहुत छोटी है पर एग्जाम में आती है। प्राची दीदी समझ रही हो, है ना? ठीक है, बात छोटी है पर एग्जाम में आते हैं, यही गलती होती है बस। बहती आदत होती है ना क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड के एनेविनिल रट लिया, नेगेटिव आंसर आ सकता है क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से आएगा। अरे इंटरेस्ट की वजह से नेगेटिव आंसर आएगा, अच्छी बात है, लेकिन किसमें? ओल्ड स्कीम। ठीक है, नोट कर लिया, हटा दें। अब देखते हैं सर इनके तुम क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले सर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के सेक्शन कौन से होते हैं ये तो बता दो सर। सेल्फ ऑक्युपाइड का पहला सेक्शन 23(2)A, 23(2)B। अब ताई ने 2-2 क्यों बनाया पता है क्यों? ताई ने बोला मैं मानती हूं कोई भी बंदा अगर सेल्फ ऑक्युपाइड मकान रखता है तो आजकल के जमाने में मैं ये मान लेती हूं कि 2 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकते हैं, तीसरा मकान सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं होना चाहिए। तीसरा मकान कम से कम तुम्हें क्या करना चाहिए? किराए पे देना चाहिए। वो अगली क्लास में सीखेंगे, है ना? तो ताई ने बोला मैं मानती हूं कि इंडिया में एक पर्सन के कितने मकान हो सकते हैं? 2, और दोनों ही क्या हो सकते हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, भाई मम्मी पापा ने पहले एक मकान खरीदा, फिर मम्मी ने पापा को धक्के मार के निकाल दिया, पापा को गुस्सा है, पापा ने क्या कर लिया? 2 मकान। लेकिन पापा दिल के इतने अच्छे थे, दूसरा मकान भी किसके नाम पे खरीदा? मम्मी के नाम पे। तो मम्मी के नाम पे 2 मकान क्या हो गए? सेल्फ ऑक्युपाइड। ताई ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक बंदे के खुद के नाम पे 2 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकते हैं, तीसरा मत करना। तीसरा हुआ तो क्या होगा? सस्पेंस है, अगली क्लास में बताऊंगा तीसरा हुआ तो क्या होगा। लेकिन फिलहाल कितने हो सकते हैं? यानी अगर तुम्हारे पिताजी के पास 2 मकान है और दोनों उनके नाम पे है तो ताई उन दोनों की एनएवी क्या मानेगी? निल। ठीक है, ये लिखी बात। इससे बोला क्योंकि इंडिया में एक पर्सन के 2 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकते हैं, इसलिए 23 तो कॉमन सेक्शन है। 23(2)A मतलब पहला मकान, 23(2)B मतलब दूसरा मकान। नहीं, वो कल तीसरे मकान में ताई बहुत गुस्सा है, गुस्सा कल देखेंगे ताई का। अब सुनो ध्यान से ना, अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मेरा मकान खाली है या सेल्फ ऑक्युपाइड है? इसमें कैसे डिफरेंशिएट करूं? दीदी बिल्कुल सही बात बोल रही है सर। ये कैसे डिफरेंशिएट होगा कि वैकेंसी का कॉन्सेप्ट लगेगा या सेल्फ ऑक्युपाइड का कॉन्सेप्ट लगेगा? मतलब केस नंबर 2 लगेगा या केस नंबर 4 लगेगा? खाली और सेल्फ ऑक्युपाइड, यानी वैकेंसी और सेल्फ ऑक्युपाइड अलग अलग बात है। सबसे पहली खतरनाक बात, आसान बात, वैकेंसी होगी ना तो एग्जाम में लिखा मिलेगा वैकेंसी, बात खत्म। दूसरी बात, जब भी मुझे मकान, वैकेंसी होती कब है? वैकेंसी प्रैक्टिकल लाइफ में जब होती है जब मैं अपने मकान के आगे बोर्ड लगा दूं क्या? टू लेट, यानी मैं किराए पे देने के लिए राजी हूं, मैं किराए पे देने के लिए, पर कोई आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे खतरनाक बच्चे ने 2 के आगे आई लगाया था, तो लोगों ने सोचा भाई ये तो टू लेट तो नहीं रहा, तो इसका मतलब इस मकान को लेना बेकार है। ठीक है ना? अरे बच्चों ने किया नहीं किया ऐसा? यार हमने तो बहुत किया है। हमें भी नहीं पता टू लेट का मतलब क्या होता है। हम तो सोचते थे कि आई प्रिंट होना रहेगा अंकल जी, क्या आई हम बना के आएंगे। हाँ, आई मतलब आई ऐसे की जगह ऐसा होगा, हम आई को सीधा कर आते थे भाई। नहीं ना भाई, हमने तो किया ये काम, इसलिए मेरे को याद है, इसलिए मैंने बता दिया। सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होता है? सेल्फ ऑक्युपाइड में तुम्हारे घर के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा होता कि मकान किराए के लिए खाली है, टू लेट किराएदार चाहिए, है ना, कुछ नहीं लगा होता। इसका मतलब घर खाली भी है तो मैं किराए पे नहीं दे रहा, वो मेरा है। समझ में बात? तो ताई ने बोला सेल्फ ऑक्युपाइड के 2 केस कैसे होंगे? एक तो सच में तुम उसमें रह रहे हो, उसमें रहते हो, जैसे तुम अपने घर में रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, तो जब सेल्फ ऑक्युपाइड है तो मैं रह रहा हूं, किराए पे क्यों दूंगा? है कि नहीं बात? और दूसरा तरीका हो सकता है खाली का, कि तुम इतने घर के लिए इमोशनल हो कि तुमने ये बोला कि तुम उस घर में रह तो नहीं रहे, तुम उस घर में रह नहीं रहे, लेकिन ताला लगा के चाबी अपनी जेब में रख दी, क्योंकि तुमने डायलॉग ये मारा पापा को, पापा हम दूसरे मकान में जा रहे हैं, दूसरे मकान में रह रहे हैं, वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसको किराए पे मत देना, क्योंकि यादें कभी भी किराए पे नहीं दी जाती। यादें याद, ये वाला गाना बजा तुमने पापा के लिए, पापा भी रोने लगा। ऐसा ही कह रहा है भाई, पापा ये मकान में बचपन की यादें मेरे साथ जुड़ी हैं, यहीं चप्पल खा खा के मैंने पढ़ाई की है कि नहीं बात? तो अगर इस मकान को किराए पे दे देंगे तो किराएदार क्या करेगा?
सारी यादें मिटा देगा हमारी, और हम खुद भी नहीं आ पाएंगे कभी घर पे। तो एक काम करो पापा, इसको ताला लगा दो, चाबी जेब में रखो, होली दिवाली कभी मन करेगा तो क्या करेंगे, इस मकान में आ जाएंगे। लेकिन इसके आगे बोर्ड मत लगाओ टू लेट का। तो कोई भी आए, भैया मकान खाली है, भैया मकान खाली नहीं है, मकान मालिक रहते हैं जरा बाहर गए हैं, बस लोग ये बोलते हैं पड़ोसी पड़ोसी। तो ताई कह रही है तू उस घर में नहीं रहा, उसकी वजह क्या है, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस इन अदर सिटी। समझ में आई ना बात, बोलो। तो वो भी मैं किसके बराबर मानूंगी, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो नहीं बाबू नहीं, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। और अगर वैकेंसी को तो एग्जाम में क्या वर्ड लिखा मिलेगा, क्लियर लिखा मिलेगा। एनुअल वैल्यू एनएवी ऑफ केस 4 एंड केस 5 शैल ऑलवेज बी नील, अगर लेट आउट नहीं किया है। ये तो पढ़ा है मैंने तो। एक्चुअली में भाई केस 4 केस 5 एक ही तो है, केस 4 और केस 5 एक ही है। खोपड़ी ठंडी हो गई भाई, कमाल कर दिया आप तो, नया इसी ने कमाल कर दिया है ना। केस 4 केस 5 एक है, समझिए। लेकिन केस का नाम अलग अलग क्यों है, सेक्शन का नाम 23(2)A ये बोलता है मैं खुद रहता हूं एक्चुअल, 23(2)B ये बोलता है मैं उसमें रहता नहीं हूं, लेकिन मैं उसे लेट आउट भी नहीं करना चाहता, ताला लगा के चाबी मेरी जेब में है। तो इक्वल टू क्या बन गया, सेल्फ ऑक्युपाइड। इतनी बात समझ में आ गई। सेल्फ ऑक्युपाइड टैक्सेबल होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेल्फ ऑक्युपाइड में वैल्यू हमेशा आएगी। टैक्सेबल मतलब होता है वैल्यू निकालना। अब वो नेगेटिव आ रही है, हमारी खुशकिस्मती है। तो टैक्सेबिलिटी मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जब भी अगर कहीं लिखा मिले दिस इनकम इज टैक्सेबल, तो इसका मतलब होता है कि ताई उस हेड में जाके उस इनकम पे फॉर्मूला लगाना चाहती है। यू हैव टू कैलकुलेट द इनकम बाय फॉर्मूला ऑफ द गिवन हेड। जैसे हमारा ये फॉर्मूला ये है GAVNAV, दूसरा फॉर्मूला लिख दिया हमने किसका, सेल्फ ऑक्युपाइड का। देखो ये लिखी बात, 1/499 के बाद कंस्ट्रक्शन के लिए आओ, कितनी लिमिट होगी, 2 लाख। और इनमें से कोई भी चीज छूट गई तो कितनी लिमिट हो जाएगी, 30,000। धनाधन शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 90, में सेल्फ ऑक्युपाइड कर लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, आसान बातें हैं बिल्कुल। बचकानी हरकतें हैं। हाउस लोन कितना लिया बाबू, 40, ब्याज कितना है 10, कितना आ गया 4 लाख। हाउस प्रॉपर्टी क्या है, तो 4 लाख और क्या कम है, मजा कितना ले पाओगे, 2 लाख का। ओल्ड में है तो मजा मिलेगा, नए में है तो नहीं मिलेगा, याद रखना ये बात, ठीक है ना। राइट, पता लगा घटा दिया 2 लाख रुपए, क्वेश्चन गलत हो गया, नए में घटा मत देना, नए में तो बेचारा लूटा पड़ा है वो। अगला 40 लाख हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, अब कितना इंटरेस्ट का मिलेगा लिमिट, कितना घटा सकता हूं, 4 लाख पूरे। क्यों, क्योंकि 2 लाख की लिमिट सिर्फ किस में है, लेट आउट में। और लेट आउट में कोई पुराने और नए का गोरे काले का कोई भेद नहीं है। मतलब तुम पुराने में रिजिम में आ रहे हो या फिर नए में आ रहे हो, लेट आउट में पूरी डिडक्शन मिलती है। क्यों, क्योंकि लेट आउट में मैंने कमा रहा हूं ना, तो कमाने के बाद जो दे रहा हूं उसको तो घटान दो ताई, तो ये पूरा होगा। चाहे आप ओल्ड में हो चाहे आप न्यू में हो, इसमें कोई मतलब नहीं है, आपको 4 लाख रुपए पूरी डिडक्शन मिलेगी। 92 कैसे पता लगा, सेल्फ ऑक्युपाइड है, रिपेयर है, तो लिमिट टूट गई, ब्रीच हो गई, ब्रीच होते ही 30,000 और एक्चुअल विच एवर इज लेस। 4 में आओ, 4 में तो रिपेयर है भाई, तो इसमें 30,000 नहीं आएगी, इसमें कितनी आएगी, क्यों, क्योंकि लेट आउट, और लेट आउट में कोई लिमिट, समझ गए, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं छोटे छोटे। आखिरी बताओ, मजा आ जाएगा भाई।
2 लोन ले लिए मजे मजे में, 2 लोन। दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड है। हाँ, मैं उसमें सेल्फ ऑक्युपाइड लिख लेना। हाँ, हम्म, 4 लाख की मिलेगी। बोलो, सिंपल तो है। पहले तो लोन 1 किससे लिया? SBI। कितने रुपए का? 22 लाख का 10%, 220। लिमिट कितनी है? सेल्फ ऑक्युपाइड की 2 लाख। कंस्ट्रक्शन के लिए कितना हो गया? लोन 2 का क्या मसला है? 25 लाख का 8%। और टाई की लिमिट कितनी है? क्या कम है? तो टोटल कितने हो गए? तो 4 लाख का मजा दे दे। गलत जवाब, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि तुम अपनी खोपड़ी नहीं चलाते भाई, कि ये जो 2 लाख की लिमिट है, ये कंबाइन माइन छोड़ो, एक इंसान की है। एक एसएससी की लिमिट है, घर की नहीं है। घर तो तुम 10 कर लो, तो ताई का क्या कहता है? 10 इंटू 22, 2 इंटू 10, 20 लाख की लिमिट दे देगी। तो ताई ने बोला नशे में मत रही हो, मैंने एक एसएससी की लिमिट बनाई है 2 लाख रुपए, एक घर की लिमिट नहीं बनाई है। और ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो क्या कम है? आंसर क्या आएगा? 2 लाख। 95 कर दो, 95। पांच क्वेश्चन करा दे तो भी 95 सॉल्व नहीं हो रहा। हो गया? कितना कितना? फिर पता नहीं भाई मुझे, बाकी बच्चे बताएंगे। आगे आखिरी वाला 30। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये 170 नहीं 2 लाख होने चाहिए। और ये 1,90,000। देख लेते हैं बाकी नहीं कम में वाला क्या कह रहे हैं। पता नहीं ऑनलाइन वाले कहाँ खोए हुए होंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम्हारे हिसाब से क्या आ रहा है इसका आंसर? हाँ भाई, अरे 90 से 94 कर लिए तो 95 तो और बिल्कुल आसान है। जो 94 किया था बिल्कुल सेम है वैसे ही। 94 है ना, सेम उसका एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। मैं 95 लिख दिया इसलिए तुम घबरा रहे हो। फॉर्मूला क्या बताया मैंने तुम्हें? फॉर्मूला क्या बताया रिपेयर का? एसएससी एक है ना। अब एसएससी ने चाहे एक घर के लिए 2 लोन ले रखे हो चाहे 2 घर के लिए 2 लोन ले रखे हो, हमें क्या मतलब? हमें तो एसएससी की लिमिट निकालनी है ना। एसएससी ने क्या बोला? रिपेयर के लिए कितने लिए? 2 लाख। रिपेयर की लिमिट कितनी होती है? हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट है? सेल्फ ऑक्युपाइड तो लिमिट लगानी है, कितनी लगा दूं? क्या कम है? सही आंसर। इसमें कितनी लिमिट होती है? ये सही आंसर। मेन 3 4 5 देखने हमने, ठीक है। मुझे बताओ भाई, मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता हूं। मैं दिमाग नहीं लगाता, मैं तो वो करता हूं भाई जो फॉर्मूला बना दिया मैं तो उस पर लगूंगा, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी।
रिपेयर का फॉर्मूला बोलना, कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और 30,000 विच एवर इज कंस्ट्रक्शन, या बाय का फॉर्मूला बोलना, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और विच एवर इज, दोनों को टोटल कर देंगे। और ताई ने क्या बोला, एक एचएससी की लिमिट बोलना, विच एवर इज लेस, यही तो होगा। चेक कर लो भाई, इसमें रिपेयर कितना है 30, लिमिट कितनी है 30, क्या कम है 30। इसमें कंस्ट्रक्शन कितना है 2, लिमिट कितनी है 2, क्या कम है 2, टोटल 2,30,000। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है तुम्हारी 2 लाख, क्या कम है, सही निकाला आंसर बच्चों ने 2 लाख। इसी फॉर्मूले में अगला अमाउंट डाल दूंगा, यहां हटा देता हूं लो। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट कितना है 30, लिमिट कितनी है, क्या कम है, इंटरेस्ट कितना कंस्ट्रक्शन का 170, लिमिट कितनी है 2 लाख, क्या कम है, टोटल एचएससी की कितनी लिमिट हो गई, और टोटल एचएससी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो क्या कम हो गया, आंसर हो गया 2 लाख। 170 कैसे निकाल दिया भाई, समझ गया ना गलती। अब 5वां कर लेते, खेल खत्म। इंटरेस्ट कितना है, लिमिट कितनी है, क्या कम है 30, इंटरेस्ट कितना है, लिमिट कितनी है, क्या कम है, टोटल 190। ताई ने एक एचएससी की मैक्स लिमिट कितनी बनाई है, मैक्स, लोन 1 ले लो, लोन 2 ले लो, 10 लोन ले लो, मैक्स कितनी है, क्या कम है, अच्छा 190, खत्म के आंसर 190 सही निकाला भाई। तुम्हारे दिमाग में कोई और कॉम्बो बन रहा हो तो बता दो, छठा कॉम्बो अगर तुम्हारे दिमाग में बन रहा हो कि सर ब्याज रिपेयर का इतना ले लेते हैं और कंस्ट्रक्शन का इतना ले लेते हैं, बताओ बन रहा है कुछ, बोल लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इनको बिल्कुल ऊपर ऊपर कूदा देते हैं। रिपेयर के लिए ब्याज गया 70,000, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन के लिए गया 2.5 लाख, बस ये छठा केस बना देते हैं। हाँ तुम्हें पता ही है, अब तुम्हारे दिमाग ने खुद कैलकुलेट कर दिया, क्यों, इंटरेस्ट और 30 विच एवर इज लेस, 30, 2.5 लाख और 2 लाख विच एवर इज लेस, 2, टोटल 230, मैक्सिमम कितना सकता हूं 2, आंसर कितना होगा 2। समझ ना बात, इसकी तरह ही तो हो गया ये भी, तीसरे की तरह। अब कैसे भी कॉम्बो बना लो, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने से ऊपर नहीं जाना, 2 लाख से ऊपर नहीं जाना, समझ गए है ना। तो ये क्या करा हमने, सेल्फ ऑक्युपाइड के हमने लगभग सारे के सारे क्या कर लिए, क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक है। तो बताओ कितने केस हमने पढ़ लिए बाबू, 5, कितने पढ़ लिए, 5 केस पढ़ लिए मजे मजे में। एक केस रह गया, वो अगली क्लास में इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो इससे थोड़ा सा अलग है। 3 वाला, 3 घर सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब छठा केस कोई केस नहीं है, छठा केस केस नंबर 4 और 5 का एक्सटेंशन है कि 4 और 5 कहता है कि अगर तुमने 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड किए तो दोनों के एनएवी नील ले लेना। लेकिन एक बंदा कह रहा है मैं 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं करता, 3 घर सेल्फ ऑक्युपाइड करता हूं, तो बताओ क्या कर लोगी, फिर तय कहेगी मैं बताऊंगी क्या कर लूंगी, अगली क्लास में बताऊंगी क्या कर लूंगी, है कि नहीं बात, ठीक है। बोलो ये लिखिए भाई बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है कितनी बाबू हमें 30, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल किस पे मिलता है, एक्रूअल बेसिस पे भी अलाउ होता है, अगर एक्चुअल पेड भी ना हो ना तो भी क्या होगा। अब भाई ये एमसीक्यू आया था तुम्हारा शायद, पता नहीं सितंबर 24 में आया था मई, एक एमसीक्यू बच्चे ने गलत, बच्चा खोपड़ी खुजा रहा है, कह रहा है ये कोई पूछने वाली बात है कि एक्रूअल बेसिस पर है या पेड बेसिस पर है। पता क्यों बच्चा कंफ्यूज होता है, अब बताता हूं क्यों, ये नोट कर लिया।
हाईलाइट कर लिया इसे भी। अब बताओ यहां पर एमसीक्यू पूछकर बच्चे का गलत आंसर देने का कारण है ये वाला पेज। ये सर इस पेज में कैसी क्या गलती होगी कि आंसर वहां गलत हो रहा है? इस पेज में ऐसी क्या गलती होगी जो आंसर वहां गलत हो रहा है बाबू? वो ये यहां क्या लिखा है? म्युनिसिपल टैक्स पेड, और वहां क्या लिखा है? एक्रूड या ड्यू है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये एमसीक्यू में भी आता है और ये तुम्हारी पूरे क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में भी आएगा। पूरा बड़ा सा क्वेश्चन आया 100 का, उसमें नीचे छोटी सी लाइन लिखी है म्युनिसिपल टैक्स ₹10,000 आउट ऑफ विच 6,000 इज पेड 6,000 paid by tenant and remaining 4,000 is due। अब बताओ यहां पर म्युनिसिपल टैक्स की कितने रुपए की डिडक्शन दे दूं? यहां पर कितने रुपए लिख दूं भाई? बोलो। ऑनलाइन वाले से पूछ लेता हूं। ऑनलाइन वाले बच्चों यहां कितने लिख दिया जाए? ऑनलाइन वाले ऑल गुड क्या सो रहे हैं, जवाब नहीं देते एक तो। आंसर तो दे सकते हैं, जल्दी बोलो। तो कांटा आज खाओगे कल खाओगे? कल खाओगे पक्का? मतलब कांटा आज खाओगे कल खाओगे, इसका मतलब इस बार समझ में आ गया आंसर गलत है, गलत निकाला आंसर। चल तब भी गलत है। आंसर आएगा नील। सुकीना दीदी कह रही नील आएगा। देख रहे हो भाई ऑनलाइन में तुमसे तेज हो रहे हैं। सही है गलत है? सही है। पता तुमने क्या नहीं पढ़ा? म्युनिसिपल टैक्स पेड और बाय, हाँ प्रीवियस ईयर चल रहा अपना, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय। अब क्वेश्चन पढ़ना, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय किसका घटाना है? वो भग गया इसी के नीचे। है क्या कर दिया ये, है ना? किसका घटाना है? तो टेनेंट का कैसे घटा रहे हो? टेनेंट का कैसे घटा रहे हो जब उन्होंने घटाना है? तो पीछे वाला कह रहा टेनेंट कौन है? भाई टेनेंट तो पता है ना, पहली क्लास में बताया था, किराएदार। तो किराएदार का कैसे घटाते हो? जब मालिक, मकान मालिक का घटेगा तो बाबू भैया का घटेगा। राजू पे कराया तो उसका नहीं घटेगा। अगला, इसका मतलब मकान मालिक का घटाना है और मकान मालिक का वो घटाना है जो पेड हो। बाकी रिमेनिंग जो पे किया है किसने? मकान मालिक ने पे किया हो या टेनेंट ने भी पे किया हो, तो वो होना क्या चाहिए? पेड। तो ये क्या है? ड्यू। तो 4,000 इसलिए नहीं घटेंगे क्योंकि वो क्या है? ड्यू है। तो आंसर क्या आएगा? नील। दूसरा क्वेश्चन कैसा बन जाता है? सिंपल। म्युनिसिपल टैक्स इज 10,000 आउट ऑफ विच 7,000 इज पेड। अगर सिर्फ पेड वर्ड लिखा है तो क्या मानेंगे? मकान मालिक। अगर सिर्फ पेड वर्ड लिखा है तो क्या मानेंगे? अब कितना लिखना पड़ेगा आंसर? 7,000 अज्यूमिंग 7,000 इज पेड बाय ओनर। तो यानी 3 किसने दिया है? टेनेंट ने। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बन सकता है? म्युनिसिपल टैक्स इज 10,000 आउट ऑफ विच, अच्छा ये तो हो ही गया ना, 6,000 है ना, आउट ऑफ विच 9,000 इज ड्यू या एक्रूड। तो कितना आंसर आएगा? अगर 9,000 ड्यू तो कितना पे किया है? तो आंसर आएगा 1,000। यानी एक तो ये देखना है कि पेड होना चाहिए, ड्यू नहीं होना चाहिए, और किसके द्वारा होना चाहिए, इसलिए यहां नील आ रहा है। समझ में आ गई बात? अब यहां लिखा है म्युनिसिपल टैक्स पेड और वहां ब्याज का लिखा है एक्रूड,
तो वहां ब्याज एक्रूड भी हो जाए, ड्यू भी हो जाए, तो भी ये ड्यू भी चलेगा, ये ड्यू भी चलेगा, बट ये पेड ही चलेगा। ये ड्यू और पेड दोनों चलेगा बाबू, ये ड्यू और पेड दोनों चलेगा, ब्याज ड्यू और पेड दोनों चलता है, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स पेड चलता है बस। तो एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर दो अलग अलग बातें लिखी हैं कि ताई कह रही है म्युनिसिपल टैक्स तो लूंगी पेड, लेकिन ब्याज तो ड्यू भी कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता बैंक तो वसूली लेगा तुझसे। अब एक ही चैप्टर के अंदर सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट सीखने हैं, या तो जीएवी या ब्याज, जिसमें से दो अलग अलग बातें ताई ने लिख दी। इसलिए एमसीक्यू गलत हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चा ये होश में नहीं रहता कि ड्यू कहां लेना और पेड कहां लेना। ऐसे देखो सैलरी में क्या पढ़ा था, प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16 पेड, वहां ड्यू की डिडक्शन नहीं है, किसकी है, पेड की है। याद आ गया क्वेश्चन 56, 57, 58, तुमने यही गलती की थी। सेम यहां पे म्युनिसिपल टैक्स, लेकिन ब्याज क्या है 83 बता दो भाई, अगर तुम लॉजिक समझ चुके तो 83 बता दो। ये बताना है कि हाउस टैक्स भी क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स मैं अपने खुद के प्रीवियस ईयर में कितने रुपए घटाऊं, इसमें करना यह है कि मुझे यहां बता दो मैं यहां कितने रुपए लिखूं। क्वेश्चन नंबर 83, यहां कितने रुपए लिखूं, 5,000, 7,000 या 8,000? आंसर तुम्हारी नजरों के सामने लिखा है, लेकिन बिना चप्पल खाए नहीं मानोगे। सैंडल वाली खाएगी या फ्लैट वाली? असर ये भाई, आंसर इसी लाइन में छुपा है। यार बड़े नालायक हो रहे हो, आंसर बाबू इसी लाइन में छुपा है। क्वेश्चन 83 का भी आंसर इसी लाइन में छुपा है, इन वाले क्वेश्चंस का भी आंसर इसी लाइन में छुपा था। लॉ को इंटरप्रिटेट नहीं कर रहे तुम ढंग से। तभी तो हिंदी रखा, क्लास में कराऊंगा। कितना होना चाहिए आंसर, 7,000। ऑनलाइन में देख लेते कितना दे रहे हैं। सुकीना दीदी, ऋषिका, उमुल, अरे नालायक को ये बताओ, म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, पेड है, पेड है, ओनर के द्वारा होना चाहिए, कुछ नहीं कह रखा तो क्या है, ये ओनर मानते एग्जाम में। कब होना चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर है या नहीं है, गलती से प्रीशियस हो गया, फिर है तो प्रीवियस ईयर ही। तो तुमने अपने पिछले साल का, इस साल का और अगले साल का अपने प्रीवियस, अबे तो तुम लॉ लगाओ ना, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ओनर मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो मैंने अपने प्रीवियस ईयर में म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड कर दिया, कितना पे कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, 8,000 आएगा, 5,000 आएगा। अच्छा, किसी बच्चे ने नील नहीं बोला। सब मैं कह रहा हूं इसी लाइन में बताओ यार, तुम्हारे जैसे फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट 3 वर्ड डिकोड नहीं कर पाए, इसको और इसको, ये 3 वर्ड डिकोड नहीं कर पाए बस। देख रहे हो उसे, वो कह रहा मैं खुद भाई तुम्हें समझ आ गई बात। इस लाइन में मात्र 3 वर्ड हैं, कितने, 3, कौन कौन से, पेड, ओनर, प्रीवियस, 3 ही तो है। म्युनिसिपल टैक्स को पेड कर दिया गया हो ओनर के द्वारा मेरे प्रीवियस ईयर में। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कह रहे हो ना, ये बताओ इस क्वेश्चन में पेड हो रहा है म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स का मतलब होता है म्युनिसिपल टैक्स, पेड हो रहा है नहीं हो रहा,
क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो पेड किसके द्वारा माना जाता है, मकान मालिक या ओनर? तो ये ताई ने बोला हमेशा ओनर ही मानेंगे। ओनर मैच कर रहा है नहीं कर रहा? और ताई ने बोला म्युनिसिपल टैक्स तेरी जेब से चला गया हो ओनर के द्वारा अपने प्रीवियस ईयर में, तो जो भी हो घटा दियो यहां। तो अपने प्रीवियस ईयर में जा रहा है नहीं जा रहा? अब म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इन माई प्रीवियस ईयर कितना है? 20,000 है। मैंने अपने प्रीवियस ईयर में पिछले साल के 5 पे कर दिए, इसी साल के 7 पे कर दिए और आने वाले साल के 8 पे कर दिए। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इन प्रीवियस ईयर कितना हुआ? तो आंसर कितना आएगा? मात्र 3 वर्ड में तुम 15 मिनट वेस्ट कर तुमने 3 शब्दों में। मेरी बात तो ये याद तुम्हें याद रखना है भाई, लॉ का एक एक शब्द बहुत कीमती है, बहुत कीमती। सोचो प्रीवियस ईयर भी उतना ही कीमती है जितना पेड है और जितना ओनर है। अगला आखिरी बात बता दो चलो आज की, क्या एनएवी नेगेटिव हो सकती है? क्या एनएवी नेगेटिव हो सकती है? बोलो कब? हो सकती है। कब हो सकती है? जब म्युनिसिपल टैक्स तुम्हारी जीएवी से ऊपर निकल जाए, है ना। पर ये नहीं कह रही कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है। तुमने मकान एक ही महीने में किराए पे दिया हो मार्च में, तो तुम्हारी जीएवी जो है वो एक ही महीने की निकलेगी, हो सकता है ना, राइट। और इत्तेफाक से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर निकल रहा है एक साथ क्वेश्चन नंबर 83 की तरह बहुत ज्यादा, तो वो हो गया क्या? म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा, तो आपकी जीएवी एनएवी क्या हो सकती है? कब हो सकती है? तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कहीं भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है इफ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इज मोर देन जीएवी। रिडक्शन तो नेगेटिव की तो जीरो हो जाएगी ना फिर, है ना। ब्याज और उसमें ऐड हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा? फाइनल नील आ जाएगा, है ना। नेगेटिव एनएवी का मतलब हुआ नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर आएगा, दूसरे साइड से क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव आना अच्छी बात है, मैं दूसरे साइड से एडजस्ट कर लूंगा अगर मैं ओल्ड में हूं, है ना। मतलब यहां तो नेगेटिव अगर एनएवी आई तो मैं दूसरे साइड से एडजस्ट कर ही लूंगा। ब्याज ओल्ड में होगा तो घटा देंगे, न्यू में होगा तो घटाएंगे नहीं। समझ में आ गई बात? तो आज की सबसे खतरनाक बात हमने क्या सीखी है बता दो। आज के हमने मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट क्या सीखे भैया? बोलो। सबसे पहले हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा केस नंबर 3, केस नंबर 2, केस नंबर 4, केस नंबर 5। यानी केस नंबर 3 यानी कि सेक्शन घर जाओ और 3 घंटे सो लो, 23 वैकेंसी, 23(1) वैकेंसी सी। ताई ने बोला किसी भी बंदे के 2 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकते हैं, आजकल के जमाने में कोई बुराई नहीं। 2 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड, एक ए में मैं खुद रहता हूं, 23 के 2 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड, बी में मैं ताला लगा के चाबी अपनी जेब में रखता हूं, उसे लेट आउट नहीं करता। ये सीखा? तो ये दोनों हो गए सेल्फ ऑक्युपाइड, ये हो गया वैकेंसी और ये हो गया सोलो। ये सीखा। इनके हमने फॉर्मूले सीख लिए। मेनली जो वैकेंसी का फॉर्मूला था वो इंपॉर्टेंट था, जिसे मैंने तुम्हें फॉर्मूले की जगह इस बार इक्वेशन बताई। इक्वेशन तुमने याद कर ली। फिर हमने देखा आज का पूरा मसला किसके ऊपर था? आज का पूरा क्लास थी सेल्फ ऑक्युपाइड के ऊपर। किसके ऊपर? अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो NAV इज इक्वल टू
नील। लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? ओनली इन ओल्ड रेजिम। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन रिड्यूस कर सकते हैं, याद आ गया वो डायग्राम? लेकिन न्यू स्कीम में इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन रिड्यूस नहीं होता। फिर सेल्फ ऑक्युपाइड की हमने क्या सीखी थी? लिमिट। लिमिट में हमने क्या सीखा बाबू? अगर कंस्ट्रक्शन प्लस आफ्टर 1/4/99 प्लस कंप्लीट इन 5 ईयर, तो अगर ऐसा है तो 2 लाख और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड विच एवर इज लेस। लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज छूट गई तो अदरवाइज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और 30,000 विच एवर 94, 95, 96, 97, 98 सॉरी 90 से 96 तक की है ना, वो क्वेश्चन हमने इसमें करे थे। बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट में हमने एक चीज और सीखी थी, क्या? इंटरेस्ट जो भी होता है हमेशा क्या होता है? एक्रूड बेसिस पर भी चल सकता है। मतलब इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट तो मिस नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओल्ड वर्सेस न्यू में क्या डिफरेंस है? ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में भी ऐड होके आ सकता है। फिर हमने देखा फॉर्मेट में जो लिखा था वो कॉन्सेप्ट था म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए, ओनर के द्वारा होना चाहिए, प्लस इसके लिए हमें रिवाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 83 और उसके साथ के छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए थे। अगर तुम देखो तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं आज, और जो पिछली क्लास में था ना 23(1)(a), 23(1)(b वो सिंपल था, फिर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू वो 12 महीने लेट आउट का था। तो हमें यहां देखने पड़ेंगे कितने महीने क्या चल रहा है, कितने मंथ क्या हुआ। तो बेसिकली क्लास आज मेनली सेल्फ ऑक्युपाइड के बेस पे थी कि सेल्फ ऑक्युपाइड की केसेस क्या होते हैं, एनएवी कैसे निकलती है, पुरानी स्कीम में है तो इंटरेस्ट की डिडक्शन देके क्या हो जाएगा? नेगेटिव आंसर आ जाएगा। न्यू केस में है तो इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती तो आंसर नील आएगा। लिमिट सेल्फ ऑक्युपाइड की हमेशा 2 लाख होगी या 30,000 होगी, और म्युनिसिपल टैक्स जो घटाए जाते हैं वो पेड ओनर ऑफ प्रीवियस ईयर के घटाए जाते हैं। ये थी भाई आज का लेक्चर। होश में रिवाइज कर लेना, छोटा एक्ट जरूर है, मतलब छोटा चैप्टर जरूर है ये, पर चीजें बहुत सारी हैं इसमें, है कि नहीं बात? अब हमारा रह गया मात्र एक केस और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, जो ताई अपने हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करती है, फिर चैप्टर खत्म। समझ गए सर? तो एक केस रह गया छठा, और ब्याज कैसे कैलकुलेट किया था ये रह गया, खेल खत्म। ठीक है, बोलो समझ गए सर? ये हमने पढ़ा था, इसको घर से बहुत ढंग से रिवाइज करके आएंगे तभी अगली क्लास में मजा आएगा।